जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का क्लास चल रहा है, ठीक है, सीरीज जो चल रहा है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका आर्किटेक्चर हम लोग देखने वाले हैं और इसको अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर को समझाइए इसका ब्लॉक डायग्राम बना के। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नॉलेज के हिसाब से भी, आपके एग्ज़ाम के भी हिसाब से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बहुत बारीकी से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन सा ब्लॉक है पहले आर्किटेक्चर में 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आप इंटरप्ट कंट्रोल, फिर आपका यहाँ पे है ऑसिलेटर। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बस कंट्रोल। ठीक है, तीन प्रकार की बसें होती हैं, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अभी। उसके बाद आपके 4 आईओ पोर्ट्स हैं, फिर आपके सीरियल पोर्ट्स हैं, फिर आपका टाइमर 0 और टाइमर 1 है, फिर आपका 4 KB का रोम है, फिर आपका 128 बाइट्स का रैम है। ठीक है, तो ये आपका है आर्किटेक्चर 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। आर्किटेक्चर आप इसी तरह बनाएंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपका ऑसिलेटर है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑसिलेटर लगा हुआ है वो 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 12 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 12 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देती है। ठीक है, जनरेट करती है 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लगा होता है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें एक लगा होता है मॉड 2 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मॉड 2 फ्लिप फ्लॉप लगा होता है जो 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देता है। ठीक है, हाफ करके कितना कर देता है, 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कर देता है। ठीक है, क्या लगा होता है, मॉड 2 फ्लिप फ्लॉप लगा होता है जो इसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देता है, 6 मेगाहर्ट्ज कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है कि क्रिस्टल, और यहाँ पे लगा हुआ है क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, एक तरह का आपका कैपेसिटर ही है। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग ऑसिलेटर यूज़ करेंगे, ज़्यादातर क्रिस्टल ऑसिलेटर ही होता है। ठीक है, तो यह है आपका ब्लॉक डायग्राम या फिर कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। अब हम लोग देखते हैं एक एक ब्लॉक के बारे में, अच्छे से आपको डिफाइन करेंगे कि एक एक ब्लॉक क्या काम करता है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर कहें या फिर क्लॉक जनरेटर कहें, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेटर का काम ही होता है क्लॉक पल्स को जनरेट करना, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 8051 हैज एन ऑन चिप ऑसिलेटर सर्किट विच जनरेट क्लॉक पल्सेस टू सिंक्रोनाइज ऑल ऑपरेशंस। तो आपका जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें ऑन चिप मतलब इंटरनली क्या होता है, आपका ऑसिलेटर सर्किट होता है जो क्लॉक पल्सेस को जनरेट करता है। किस लिए जनरेट करता है, ताकि सभी ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज कर सके। ठीक है, इसलिए जनरेट होता है क्या, क्लॉक पल्स जनरेट होता है किसके द्वारा होता है, तो जो इंटरनल आपको ऑसिलेटर लगा होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में उसके द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज कनेक्टेड बिटवीन द पिंस XTAL1 एंड XTAL2 along with the टू कैपेसिटर। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर है, इसके बीच में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल लगा होता है। कई सारे क्रिस्टल के टाइप होते हैं, और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दिस क्रिस्टल कैन जनरेट ए मैक्सिमम ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज frequency, but there is a mod 2 flip flop inside the 8051 microcontroller which reduces frequency to 6 megahertz। तो जो आपका क्रिस्टल लगा हुआ है, जो आपका ऑसिलेटर लगा हुआ है, वो कितने हर्ट की फ्रीक्वेंसी को आप जनरेट करता है, 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, बट
यहाँ पे लगाया जाता है मॉड टू फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मॉड टू फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इस फ्रिक्वेंसी को हाफ कर देता है, मतलब 6 मेगाहर्ट्ज कर देता है। ठीक है, मॉड टू फ्लिप फ्लॉप, इस बात को याद कीजिएगा। मॉड टू फ्लिप फ्लॉप लगा होता है जो 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है फ्रिक्वेंसी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो आपका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, ALU परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जितने भी आपके अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, कौन करता है, तो ALU करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। जैसे आपका एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, एंड और हुआ, ये सारे क्या है आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल मतलब क्या हुआ, जैसे आपका एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये सारे क्या है अर्थमेटिक ऑपरेशन है। और लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो हुआ आपका नैंड हुआ, और हुआ, एंड हुआ, ये सारे ऑपरेशन क्या है लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इट आल्सो परफॉर्म कंपेयर, रोटेट एंड कंप्लीमेंट ऑपरेशंस। तो एलयू जो होता है ये इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कंपेयर कर सकता है, रोटेट कर सकता है, या फिर कंप्लीमेंट का ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजिक का ऑपरेशन करेगा ही करेगा, इसके साथ ही कुछ स्पेशल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेगा, जैसे आपका कंपेयर हुआ, रोटेशनल हुआ, फिर ठीक है रोटेट हुआ, फिर आपका कंप्लीमेंट ऑपरेशन हुआ, ये सारे काम भी आपकी कर सकता है जो आपका एएलयू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। द ALU आल्सो अपडेट द फ्लैग रजिस्टर PSW। ठीक है, जिसको फ्लैग, जिसको आपको जो आपका फ्लैग रजिस्टर है बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो एलयू क्या करता है, अपडेट करता है फ्लैग रजिस्टर को, किसके आधार पे, जो आपका परिणाम में जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसके आधार पे जो फ्लैग रजिस्टर है उसको क्या करता है, अपडेट करता है, जो आपका ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्यूमुलेटर में आपका होता है रजिस्टर ए। ठीक है, एक्यूमुलेटर को हम लोग सिंपल बोलते हैं रजिस्टर ए। तो जो आपका प्रचलित नाम है, जो आपका बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो एक्यूमुलेटर है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको रजिस्टर ए भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है 8 बिट मोस्ट यूजफुल रजिस्टर है। ठीक है, 8 बिट का जो है एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट यूज एज इनपुट टू द CPU। इसका यूज़ किया जाता है किस लिए, एलयू को इनपुट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एक्यूमुलेटर का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ यूज्ड इन ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जितने भी आपके सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, सभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, जो आपका एक्यूमुलेटर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रिजल्ट ऑफ द ऑल द कैलकुलेशन डन बाई एलयू इज स्टोर्ड इन रजिस्टर ए। तो जो भी आपका एलयू के द्वारा जो कैलकुलेशंस होते हैं, सभी तरह के जो कैलकुलेशंस का रिजल्ट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो रजिस्टर ए में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। ऑल डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्सटर्नल मेमोरी इज डन थ्रू द रजिस्टर ए। तो अगर हम लोग का सभी डाटा ट्रांसफ़र करना है किसके बीच में, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है 8051, और जो एक्सटर्नल मेमोरी बाहर से भी हम लोग मेमोरी लगा सकते हैं जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें, तो इन दोनों के बीच में सभी प्रकार के डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कर सकता है, किसके थ्रू कर सकते हैं, तो रजिस्टर ए के थ्रू कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका रजिस्टर बी। रजिस्टर बी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रजिस्टर बी जो होता है 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, 8 बिट का क्या है, रजिस्टर है। इट इज़ यूज्ड विद द एक्यूमुलेटर एज इनपुट द सी एलयू। एलयू के इनपुट के रूप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं, एक्यूमुलेटर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन टू स्टोर वन ऑफ द ऑपरेंड एंड डिवीजन टू होल्ड डिवाइजर एंड टू स्टोर द रिमाइंडर। ठीक है,
तो क्या करता है, जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं उनके लिए किसका यूज होता है, रजिस्टर बी का यूज होता है, या फिर डिवीजन जो होता है उसके लिए क्या किसका यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है रजिस्टर बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन रजिस्टर बी कैन बी आल्सो स्टोर द हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द रिजल्ट। तो अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन में, तो जो रजिस्टर बी है और रिजल्ट का जो हायर ऑर्डर बाइट्स होगा उसको क्या करेगा, स्टोर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन आल्सो सर्व एज जीपीआर। तो इसके कुछ और पार्ट्स हो, इसके अलावा भी कुछ पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जीपीआर जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में जानना आप सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत डीपली बात करेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पीएसडब्ल्यू क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो होता है उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है पीएसडब्ल्यू है, इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ ए 8 बिट रजिस्टर। आपका पीएसडब्ल्यू जो है, जो या फिर जो फ्लैग रजिस्टर है वो भी आपका 8 बिट रजिस्टर है, बट ओनली 6 बिट्स आर यूज्ड बाई 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड 2 बिट इज अनडिफाइंड। आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका फ्लैग रजिस्टर है उसमें कितने बाइट्स हैं, तो आपका 6 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 6 बिट जो रजिस्टर है वो यूज होता है, लेकिन कितना बिट होता है, 8 बिट का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर है जो पीएसडब्ल्यू है या फिर फ्लैग रजिस्टर है। लेकिन इसमें से क्या होता है, दो अनडिफाइंड होता है। मान लेते हैं अभी इस तरह से, ये दोनों अनडिफाइंड है इस। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे कि जो 6 है वही सिर्फ डिफाइंड है, दो क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बहुत कैसे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। आप अभी इतना समझिएगा कि 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें से सिर्फ 6 ही बिट आपके डिफाइन है जिनका यूज़ किया जाता है। 8 बिट 5 आपका जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, और जो 2 बिट है वो क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्लैग इज एफ यूज टू इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशंस। तो फ्लैग क्या करता है, जो भी एग्जीक्यूट होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसके रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिकेट किया जाता है एफ का। ठीक है, एफ का इसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं जो आपके 8 बिट आपका फ्लैग रजिस्टर है उसमें से जो 6 बिट है जो डिफाइंड है वो कौन कौन सा है। तो फर्स्ट आपका कैरी है। ठीक है, कैरी फ्लैग है, एक्सिलरी फ्लैग है, फिर आपका पैरिटी फ्लैग है, ओवर फ्लैग है, और दो और फ्लैग है। ठीक है, इसको लेके अभी और अभी डीपली में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो अभी हम लोग सिर्फ 6 में से 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें से चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कैरी फ्लैग हुआ, एक्सिलरी कैरी हुआ, पैरिटी फ्लैग हुआ, ओवरफ्लो फ्लैग हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपका 8 बिट का ये है फ्लैग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से आपका 8 बिट हुआ। 8 बिट का क्या है, आपका रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है, पीएसडब्ल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो 0 नंबर पे है, ठीक है, जो 0 नंबर पे क्या है वो पैरिटी फ्लैग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका ओवरफ्लो फ्लैग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैरी फ्लैग है, ये है आपका एक्सिलरी कैरी। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे RS1 है, यहाँ पे RS0 है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अभी, और इसमें से जो दो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है द बिट 3rd and 4 ऑफ द पीएसडब्ल्यू रजिस्टर। यानी कि जो 3rd बिट है और जो 4 बिट है पीएसडब्ल्यू का, वो RS0 और RS1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों। ठीक है, बिट नंबर 3 और 4 ये क्या है आपके
RS0 और RS1 है, जो स्टैंड करता है बैंक जो आपके हैं रजिस्टर बैंक है उनके सिलेक्शन बिट से। ठीक है, किस प्रकार से कौन सा जो बैंक है उसको सिलेक्ट किया जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? बिट नंबर आपका थर्ड और फोर्थ ये डिसाइड करता है। दीज बिट्स आर यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ द फोर रजिस्टर बैंक। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें आपके कितने रजिस्टर बैंक है? तो 4 इसमें रजिस्टर बैंक है। उन चारों में से किसका यूज करना है ये कौन सेलेक्ट करेगा, कौन डिफाइन करेगा? तो आपका जो बिट नंबर 3 है और जो बिट नंबर 4 है वो आपका डिफाइन करेगा। RS0 और RS1 यही डिफाइन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PS1 और PS0। अगर PS0 हुआ और PS1 0 हुआ, दोनों जीरो है, तो रजिस्टर बैंक जो है जीरो होगा, बैंक जो है जीरो। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था 4 बैंक है, बैंक 0, बैंक 1, फिर बैंक 2, बैंक 3, इस तरह से 4 रजिस्टर बैंक हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका PS0 है और PS1 है ये दोनों जीरो हुआ तो रजिस्टर जो आपका बैंक है जीरो ये होगा। और इसका जो एड्रेस होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 00H से 07 तक होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग बात करें सेकंड कंडीशन में, तो आपका अगर PS जो जीरो है 1 हुआ और जो PS1 है वो जीरो हुआ, ठीक है, तब क्या होगा कंडीशन? जो बैंक 1 है वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, रजिस्टर जो बैंक 1 है वो सिलेक्ट होगा। और इसका जो एड्रेस होता है रजिस्टर 1 का जो एड्रेस होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 08H से 0FH तक होता है। ठीक है, यहीं पर हम लोग तीसरा कंडीशन देखें। तीसरे कंडीशन में क्या है? जो RS0 है वो जीरो है और RS1 जो है 1 है, तो क्या होगा? जो रजिस्टर 2 है वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, रजिस्टर 2 सिलेक्ट होगा। इसका जो एड्रेस होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 10H से 17H तक। ठीक है, 10H से 17H तक इसका एड्रेस होता है। यहीं पे हम लोग बात करें अगर चौथे कंडीशन की, तो RS0 1 होगा और RS1 जो है 1 होगा, दोनों अगर 1 है, ठीक है, तो रजिस्टर बैंक जो 3 है वो सिलेक्ट होगा। और इसका जो आपका एड्रेस होता है कितना होता है? 18H से 1FH है। ठीक है, इसका एड्रेस है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इसका कंडीशन है चारों। ठीक है, किस प्रकार से जो रजिस्टर बैंक है वो सिलेक्ट होते हैं। तो जो आपका बिट नंबर थर्ड है और 4 है उसी के अनुसार, इन्हीं दोनों के अनुसार आपके जो रजिस्टर बैंक है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द बिट 1 एंड बिट 5 फॉर यूजर प्रोग्रामेबल। जो बिट नंबर 1 है और जो बिट नंबर 5 है, ठीक है, एक क्या है आपका? यूजर प्रोग्रामेबल है, यूजर के द्वारा इसको प्रोग्राम किया जा सकता है बिट नंबर 1 और 5 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं पहला, सबसे पहला जो है आपका कैरी फ्लैग है। कैरी फ्लैग के बारे में हम लोग बात करते हैं। कैरी फ्लैग को सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं CY से। ठीक है, तो दिस फ्लैग इज सेट when the result obtained from a ALU generates a carry out the bit 7 or borrow into bit 7 during subtraction। तो जो आपका कैरी फ्लैग है वो क्या होता है? सेट हो जाता है कब? जब आपका ALU से जो रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, बिट नंबर 7 के से कैरी आउट जनरेट होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो फ्लैग है, जो कैरी फ्लैग है वो क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। ठीक है, कैरी फ्लैग का सेट होने का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज यूजर प्रोग्रामेबल एंड कैन बी सेट और रीसेट डायरेक्टली यूजिंग इंस्ट्रक्शन लाइक सेट बी सी, क्लियर सी। तो आपका जो कैरी फ्लैग है वो क्या है? यूजर प्रोग्रामेबल है। ठीक है, यूजर प्रोग्रामेबल है, जो यूजर है उसको प्रोग्राम कर सकता है और अपने अनुसार इस बिट को सेट या फिर रीसेट कर सकता है डायरेक्टली। किसका यूज़ करके? इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके। कौन से इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके? जैसे आपका सेट बी, उसके बाद क्लियर सी, इन सब का यूज़ करके क्या कर सकता है? रीसेट कर सकता है जो आपका कैरी फ्लैग है उसको, या फिर कर सकता है सेट कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपका कर सकता है जो यूजर प्रोग्रामेबल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका एक्सिलरी कैरी, जिसको AC से डिनोट करते हैं।
ठीक है। एक्सिलरी कैरी में क्या होता है, हाफ कैरी भी के नाम से भी जानते हैं, तो एक्सिलरी कैरी को हाफ कैरी भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। दिस फ्लैग इज सेट व्हेन एनी कैरी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिट 3 टू बिट 4 ड्यूरिंग एलयू एग्जीक्यूशन। जो आपका एलयू एग्जीक्यूशन होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, तो अगर बिट नंबर जो थर्ड है वहाँ से कैरी आउट होता है बिट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। बिट नंबर थर्ड से बिट नंबर 4 की तरफ अगर आता है कैरी, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका एक्सिलरी कैरी है क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस फ्लैग इज यूज्ड इन बीसीडी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो बीसीडी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी इस फ्लैग का यूज़ किया जाता है, एक्सिलरी कैरी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैरिटी फ्लैग, जिसको पी से डिनोट करते हैं। पैरिटी फ्लैग क्या होता है, दिस फ्लैग टेल्स द नंबर ऑफ वंस इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो पैरिटी फ्लैग ये शो करता है कि जो आपका फ्लैग है, जो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसको डिनोट करता है जो पैरिटी फ्लैग है। किसमें, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। एक्यूमुलेटर जो आपका रजिस्टर है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, इसको कौन डिनोट करता है, तो पैरिटी फ्लैग डिनोट करता है। अगर कंडीशन क्या है, इफ़ नंबर ऑफ वंस इन ए इज इवन, ठीक है, इवन है अगर, तो जो आपका पैरिटी फ्लैग है वो 0 हो जाएगा। अगर एक्यूमुलेटर में वंस की संख्या ऑड में है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें आपका जो वंस की संख्या है, ठीक है, अगर 2 है, ठीक है, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहीं पे एक्यूमुलेटर में जो नंबर ऑफ वंस है, वन की जो संख्या है वो 3 बार है, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑड संख्या है, इसलिए जो पैरिटी है वो 1 हो जाएगा। पैरिटी जो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। When the result of any operations done by the LU is too large for the register, then it is called flow overflow। तो जब भी जो ऑपरेशंस डन होते हैं एलयू के द्वारा, उनका जो रिजल्ट होगा तो होता है, ठीक है, उसमें से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा रजिस्टर के द्वारा, रजिस्टर के लिए लार्ज हो जाते हैं अगर उसका रिजल्ट ज़्यादा है, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई टंकी है, ठीक है, ये पूरी तरह से भर गया है, तो यहाँ से जो पानी है वो ओवरफ्लो कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं। इसी तरह से जो एलयू में है उसमें जो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसमें जो आपके रजिस्टर्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ठीक है। कब कब ओवरफ्लो होगा इसके बारे में जानना जरूरी है। इन सच केस द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट। कुछ केस में ओवरफ्लो क्या होता है, सेट हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है, टू इन्फॉर्म द प्रोग्रामर अबाउट द रॉन्ग रिजल्ट। अगर आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग है 1 हो जाता है, सेट हो जाता है, तो इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। प्रोग्रामर को, जो प्रोग्राम कर रहा है उसको इंडिकेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ओवरफ्लो फ्लैग है उसमें आपको एक साइंड फ्लो देखने को मिलेगा, एक अनसाइंड फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका -128 से +127 के बीच में ये होता है आपका साइंड फ्लैग, और 0 से 255 के बीच में होता है क्या, अनसाइंड फ्लैग, ठीक है। तो दो तरह से इसमें आपको ओवरफ्लो देखने को मिलेगा, एक साइंड होगा, एक अनसाइंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका प्रोग्राम काउंटर, जिसको शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। पीसी क्या है आपका, 16 बिट का रजिस्टर है। जो प्रोग्राम काउंटर है वो 16 बिट का है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्रोग्राम काउंटर है कितने बिट का है, 16 बिट का है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। तो आपका जो नेक्स्ट
एग्जीक्यूट होने वाला है, जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके एड्रेस को मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, कंटेंट्स का रखने का काम करता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है, जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद का जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके एड्रेस को मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करता है। मान लेते हैं यहाँ पे मेमोरी है, ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके एड्रेस को कहाँ पे स्टोर करता है, मेमोरी में लाके स्टोर करता है। ठीक है, यही काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। एज द CPU परफॉर्म ऑफ कोड fetch from memory, the PC is incremented automatically to next instruction। तो जो CPU होता है वो परफॉर्म करता है ऑपकोड फैच, कहाँ से, मेमोरी से। ठीक है, ऑपकोड फैच क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आएगा अभी। तो जो CPU होता है आपका CPU जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑपकोड फैच जो करता है मेमोरी से, उससे क्या होता है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो इंक्रीमेंट करता है ऑटोमेटिक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोग्राम काउंटर इज नॉट ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1 बट दिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो हमेशा 1 इंक्रीमेंट नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है, उसकी साइज क्या होगी। ठीक है, तभी वो 1 इंक्रीमेंट करेगा। अगर 2 बाइट है तो क्या होगा, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो प्रोग्राम जो है आपका प्रोग्राम जो काउंटर है वो +2 इंक्रीमेंट करेगा। अगर 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो वो +1 इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोग्राम काउंटर इज नॉन प्रोग्रामेबल। जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है पीसी जो है आपका क्या है, नॉन प्रोग्रामेबल, यूजर प्रोग्रामेबल, यूजर के द्वारा इसको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, बट कैन बी मॉडिफाई यूजिंग जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन। लेकिन यूजर प्रोग्रामेबल नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके। जो प्रोग्राम काउंटर है जो पीसी है इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो नॉन यूजर प्रोग्रामेबल है, यूजर के द्वारा इसको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मॉडिफाई किया जा सकता है जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है डेटा पॉइंटर रजिस्टर, जिसको DTPR बोलते हैं। तो आपका प्रोग्राम जो काउंटर है वो भी 16 बिट का है, और डेटा पॉइंटर जो रजिस्टर है वो भी आपका कितने के बिट का है, 16 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके 16 बिट का है, इसको याद कीजिएगा। डेटा पॉइंटर हुआ या फिर आपका प्रोग्राम काउंटर है हुआ, ये दोनों आपके 16 बिट के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, 8051 माइक्रो कंट्रोलर has 128 bytes of RAM in address range from 00H to 7FH। आपका जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो एड्रेस है, ठीक है, जो रैम है वो एक कितने बाइट का है, तो 128 बाइट का रैम है, जिसका एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो 00H से 7FH तक इसका रेंज है। ठीक है, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो रैम है, ठीक है, वो कितने का है, 128 बाइट्स का है, और इसका जो एड्रेस है कहाँ से कहाँ तक है, 00H से 7FH तक है। ठीक है, बट एक्सटर्नल रैम कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू द जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है। तो एक्सटर्नल रैम भी हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। अगर हम लोग को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है तो एक्सटर्नल रैम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसके थ्रू। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 64 KB का हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो आपका एक्सटर्नल रैम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, DTPR डेटा पॉइंटर रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द डेटा बाइट्स। तो जो भी आपके डेटा होते हैं उसके रजिस्टर को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है DTPR। ठीक है, जो डेटा आपके बाइट्स हैं उनके एड्रेस को कौन होल्ड करता है, DTPR होल्ड करता है कुछ समय के लिए। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्सटर्नल रैम होगा, आपका इंटरनल रैम होगा, रोम होगा, फिर आपका एक्सटर्नल रोम होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग का स्टैक पॉइंटर, जिसको एसपी सिंपल में बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक इज ए सेक्शन ऑफ रैम। ठीक है, रैम का एक पार्ट होता है, एक सेक्शन होता है स्टैक, विच इज यूज्ड बाय सीपीयू टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्परेली। तो इमरजेंसी में अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, अगर सीपीयू के द्वारा आपको टेम्परेली में अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, तो इसका यूज़ कौन करता है? सीपीयू करता है स्टैक पॉइंटर में। ठीक है, स्टैक के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं स्टैक पॉइंटर में। जो सीपीयू है, ठीक है, जो सीपीयू है वही क्या करता है? इमरजेंसी में जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है स्टैक पॉइंटर में। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में, टेम्परेली में। नेक्स्ट है आपका द स्टैक पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द स्टैक। तो जो स्टैक है उसके एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है स्टैक पॉइंटर। ठीक है, मान लेते हैं कि जो सीपीयू है उसके द्वारा टेम्परेली में कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो स्टैक होता है वो रैम का ही एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है, और उसी में मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन को टेम्परेली के रूप में स्टोर कर दिया जो सीपीयू है। अब उस इंफॉर्मेशन में जो आपका स्टैक है, ठीक है, जो स्टैक है उसका एड्रेस को होल्ड करेगा कौन? स्टैक पॉइंटर होल्ड करेगा। ठीक है, जो स्टैक का एड्रेस है उसको होल्ड करेगा स्टैक पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज 8 बिट रजिस्टर एंड कैन बी यूजर प्रोग्राम्ड। और जो आपका 8 बिट रजिस्टर है आपका, वो क्या है? आपका यूजर प्रोग्राम्ड है। इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 07H है। तो हम लोग को देखने को मिलेगा जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या है? यूजर प्रोग्राम्ड है। ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर है जो यूजर प्रोग्राम्ड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। डेटा इज स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी यूजिंग पुश इंस्ट्रक्शन, देन द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो जो डेटा है स्टैक मेमोरी में पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके स्टोर होता है। ठीक है, पुश इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके स्टैक जो होता है मेमोरी में स्टोर होता है। देन जो स्टैक पॉइंटर है वो 1+1 इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन जो आपका है 1 बाइट का है तो 1 इंक्रीमेंट होगा, अगर 2 बाइट का है तो 2 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। Data is retraced from stack memory using pop instruction, then SP is incremented by 1, decremented by 1। तो अगर डेटा क्या है रिट्रेस करना है, फिर से वापस लाना है स्टैक मेमोरी से, तो हम लोग किस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे? पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, POP, पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम लोग स्टैक से फिर से उसको रिट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देन जो आपका स्टैक पॉइंटर होगा वो क्या होगा? -1 क्या होगा? आपका डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, 1 जो होगा वो डिक्रीमेंट होगा, मतलब -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें फर्स्ट आपका है इंटरनल रैम क्या होता है। ठीक है, इंटरनल रैम के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है आपका रजिस्टर बैंक के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक है, बहुत लेंदी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। यहाँ पे हम लोग थे इंटरनल रैम पे। ठीक है, चलिए इंटरनल रैम क्या होता है? देयर आर 128 बाइट ऑफ ऑन चिप रैम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें ऑन चिप जो रैम है वो 128 बाइट्स का है। ठीक है, जो रैम है कितने का है? 128 बाइट्स का है जो इंटरनल रैम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका देन 128 बाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 128 रजिस्टर इन विच रजिस्टर इज ऑफ 1 बाइट्स। तो आपके जो 128 रजिस्टर हैं, ठीक है, जो आपका 128 बाइट का रजिस्टर है वो 128 रजिस्टर में डिवाइड है। ठीक है, 128 रजिस्टर में क्या है? डिवाइड है, और प्रत्येक क्या है? एक एक बिट का है। 128 बाइट्स में डिवाइड है और प्रत्येक जो आपका रजिस्टर है कितने बिट का है? एक एक बिट का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द 128 बाइट्स ऑफ रैम और एड्रेस्ड
फ्रॉम 00H to 7FH। ठीक है, जो 128 बाइट्स का रैम है उसका जो एड्रेस है कहाँ से कहाँ तक है, तो 00H से है 7FH तक है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, द रैम इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो आपका जो इंटरनल जो रैम है उसको 3 ग्रुप में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर देते हैं। जो आपका इंटरनल रैम है, इंटरनल जो रैम है उसको 3 ग्रुप में हम लोग क्या कर देते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट आपका देखने को मिलेगा स्केच पैड रैम, फिर आपका बिट एड्रेसेबल रैम, फिर आपका रजिस्टर बैंक। ठीक है, ये क्या है, आपका रजिस्टर बैंक है। रजिस्टर बैंक में भी 4 पार्ट हो जाता है, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3, इस तरह से 4 पार्ट इसमें भी हो जाता है। लेकिन जो इंटरनल जो रैम है, ठीक है, वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो 3 पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, आपका स्केच पैड रैम है, फिर सेकंड है आपका बिट एड्रेसेबल रैम, और थर्ड है आपका एड्रेस जो आपका रजिस्टर बैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्केच पैड रैम है इसका जो एड्रेस होता है 30H से 7FH तक होता है, और जो आपका बिट एड्रेसेबल जो रैम होता है वो 20H से 2FH तक होता है। इसी तरह से रजिस्टर बैंक का भी पूरा होता है, इसका एड्रेस होता है, रजिस्टर बैंक का अलग होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 00H से 07 तक रजिस्टर 0 का एड्रेस होगा, फिर यहाँ पे रजिस्टर 1 का जो होगा 0H से 008F, जो आपका 08H से, ठीक है, कहाँ तक होगा, 0FH तक होगा। रजिस्टर जो आपका बैंक 1 है इसका एड्रेस होगा। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा जो रजिस्टर बैंक 2 है, ठीक है, उसका जो एड्रेस होगा तो 10H से 17H तक होगा। ये इसी तरह से जो रजिस्टर बैंक 3 है इसका भी एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस होगा 18H से 1FH तक होगा। इस तरह से सारे आपके जो रैम है उसका एड्रेस डिफाइंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं रजिस्टर बैंक। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रजिस्टर बैंक है। तो रजिस्टर बैंक के बारे में हम लोग बात करते हैं। टोटल ऑफ 32 बाइट्स फ्रॉम लोकेशन 00H to 1FH फ्रॉम द रैम आर फिक्स फॉर द रजिस्टर बैंक आर स्टैक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है क्या है, आपका रजिस्टर बैंक। मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या है, आपका रजिस्टर बैंक है। अगर पूरे रजिस्टर बैंक की एड्रेस की बात करें तो आपका 00H से कितना हो जाएगा, 1FH तक इसका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ईच रजिस्टर बैंक हैज़ 8 रजिस्टर विच आर नेम्ड R0 to R7। तो प्रत्येक जो रजिस्टर बैंक है उसमें आपके 8 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, प्रत्येक आपके रजिस्टर बैंक्स में 8 रजिस्टर्स हैं, R0 से लगा है R7 तक, जैसे R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, इस तरह से सभी आपके रजिस्टर बैंक में रजिस्टर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। देयर आर 4 रजिस्टर बैंक। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 4 इसमें रजिस्टर बैंक है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। नेक्स्ट है आपका द साइज ऑफ ईच बैंक इज 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स का आपका प्रत्येक जो आपका बैंक है उसका साइज है 8 बाइट्स का है। ठीक है, चलिए द डिफ़ॉल्ट रजिस्टर बैंक इज़ द बैंक 0। ठीक है, जो अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, डिफ़ॉल्ट रजिस्टर की बात करें तो डिफ़ॉल्ट जो इसका बैंक होगा, कौन सा बैंक होगा, बैंक 0 जो होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, अगर किसी का यूज़ नहीं हो रहा तो जो आपका बैंक 0 है उसका यूज़ करता है। बट इट कैन बी चेंज टू अदर रजिस्टर बैंक बाई सेटिंग अप। और कुछ सेटिंग करके हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, अदर रजिस्टर को भी डिफ़ॉल्ट रजिस्टर के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ सेटिंग करके। ठीक है, जैसे आपका बिट 3 और बिट 4, ठीक है, D3 और D4 जो बिट है PSW रजिस्टर का, उसके अनुसार हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट रजिस्टर की बात करें तो बैंक 0 जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग इसमें चेंज करना चाहें तो आपका जो PSW है, जो फ्लैग रजिस्टर है, उसका जो D3
बिट है और जो D4 बिट है उसके अनुसार हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट इसको दूसरा कर सकते हैं, दूसरे रजिस्टर को। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिए, ये सारा क्या है, आपका रजिस्टर बैंक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 आपके रजिस्टर बैंक हैं, रजिस्टर बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। और प्रत्येक जो बैंक है उसमें कितने रजिस्टर्स हैं, आपके 8 रजिस्टर हैं। ठीक है, सारे में आपके कितने रजिस्टर हैं, 8 रजिस्टर हैं। यहाँ पे देखिए R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ये सारे क्या हैं, आपके रजिस्टर हैं। प्रत्येक रजिस्टर बैंक में 8 आपके रजिस्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बस इतना था आपका रजिस्टर बैंक। इसके बाद है आपका बिट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, जो आपका बिट एड्रेसेबल रैम है उसके बारे में। तो ये टोटल 16 बाइट्स ऑफ रैम स्टोरेज और यूज फॉर बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरी। तो आपका जो बिट एड्रेसेबल रैम है या फिर मेमोरी है, वो टोटल जो रैम है, ठीक है, जो रैम स्टोरेज है उसका 16 बाइट्स यूज़ करता है, टोटल 16 बाइट्स यूज़ करता है। ठीक है, किसके रूप में, बिट एड्रेसेबल रीड या फिर राइट मेमोरी के रूप में 16 बिट का यूज़ करता है रैम से। ठीक है, चलिए द लोकेशन ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इन द रैम इज फ्रॉम 20H से 2FH तक इसका एड्रेस होता है। किसका, बिट एड्रेसेबल जो मेमोरी है या फिर बिट एड्रेसेबल जो रैम है, इसका जो एड्रेस होता है 20H से 2FH तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सो देयर आर ए टोटल ऑफ 128 128 एड्रेसेबल बिट्स। इसमें कितने बिट्स होंगे, तो आपके 128 एड्रेसेबल बिट्स होंगे। ठीक है, टोटल दीज बिट्स हैव एड्रेस, और इसका जो एड्रेस होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 00H से 7FH तक होगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दो चीज़ें। पहली चीज़ आपका बिट एड्रेसेबल मेमोरी, ये अलग चीज़ है, और बिट एड्रेसेबल जो रैम है वो अलग चीज़ है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे बिट एड्रेसेबल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, इसको बनाना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है आप, लेकिन थोड़ा सा देख सकते हैं इसको अपने अनुसार। ठीक है, बिट जो आपके एड्रेस है यहाँ पे है। ठीक है, बाइट्स जो आपके एड्रेस है यहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें। और जो आपका बैंक रजिस्टर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर ये सारी चीज़ें आपके रजिस्टर हैं। बिट एड्रेसेबल ऑफ 22H है ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बिट एड्रेसेबल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सिंस इट इज़ बिट एड्रेसेबल मेमोरी, एनी बिट ऑफ दिस मेमोरी सेक्शन कैन बी सेट और क्लियर्ड यूजिंग सेट बी और क्लियर कमांड। क्लियर कमांड या फिर सेट बी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके इस मेमोरी सेक्शन को हम लोग सेट कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं, जो बिट एड्रेसेबल मेमोरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है जनरल पर्पज़ रैम, जिसको आपका स्केच पैड रैम भी बोलते हैं। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया है कि आपका जो रैम होता है, इंटरनल जो रैम है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका स्केच पैड रैम है, सेकंड आपका बिट एड्रेसेबल रैम है, थर्ड है आपका रजिस्टर बैंक। इसी तरह से जो आपका स्केच पैड रैम है उसको जनरल पर्पज़ रैम भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है नाम को लेके। स्केच जो पैड रैम है उसको हम लोग जनरल पर्पज़ रैम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ए टोटल 80 बाइट्स ऑफ रैम स्टोरेज और यूज्ड फॉर रीड एंड राइट स्टोरेज। तो आपका जो जनरल पर्पज़ रैम है या फिर स्केच पैड रैम है, ये रैम स्टोरेज का आपका 80 बाइट्स का यूज़ करता है। टोटल कितने बाइट्स का यूज़ करता है, 80। ठीक है, 80 बाइट्स का यूज़ करता है, जो आपका स्टोरेज है उसको रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। राइट करने के यूज़ में होता है या फिर रीड करने के यूज़ में। टोटल आपका 80 बाइट्स यूज़ करता है रैम स्टोरेज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ए टोटल ऑफ 80 लोकेशंस ईच ऑफ 1 बाइट्स कैन बी used by the programmable और CPU for storing of data and informations। तो आपके जो टोटल जो 80 लोकेशंस हैं, प्रत्येक बाइट्स के 80 लोकेशंस हैं, जिनका यूज प्रोग्रामर जो आपका प्रोग्रामेबल है, जो आपका प्रोग्रामर है वो भी कर सकता है,
या फिर सीपीयू भी कर सकता है। ठीक है, क्या करने के लिए, डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए 80 जो आपका लोकेशन है वो यूज़ कर सकता है। कौन कर सकता है, जो प्रोग्रामेबल है वो भी कर सकता है, जो प्रोग्रामर है वो कर सकता है, और साथ ही साथ जो सीपीयू है वो भी इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एड्रेस ऑफ जनरल पर्पज रैम इज फ्रॉम। तो 30H से 7FH तक इसका एड्रेस है। ठीक है, जो आपका जनरल पर्पज रैम है या फिर स्क्रैच पैड रैम है, उसका जो आपका एड्रेस है वो 30H से 7FH तक है। ठीक है, चलिए, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑन चिप रैम इज लो एक्सेस टाइम एंड फास्टर डेटा ट्रांसफ़र। तो ऑन चिप जो रैम है, जो इंटरनल रैम है, उसका कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इसका होने से, जो एक्सेस टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो आपका एक्सेस टाइम है क्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो डेटा है, डेटा जो ट्रांसफ़र है वो भी फास्ट हो जाता है, डेटा का ट्रांसफ़र भी फास्टली होने लगता है। ठीक है, यही आपका एडवांटेज है जो ऑन चिप रैम है उसका। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर में देखे होंगे, इसका रैम जितना ज़्यादा होता है वो जितना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि डेटा का ट्रांसफ़र बहुत फास्टली करता है, और इस एक्सेस जो टाइम होता है वो भी कम हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, कम लेता है, एक्सेस करने में किसी चीज़ को कम समय लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो है इंटरनल रोम। इंटरनल रोम हम लोग देखते हैं, द 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 4 KB ऑफ इंटरनल रोम, जिसको ऑन चिप डेटा मेमोरी भी बोलते हैं। तो ऑन चिप जो आपका रोम है, जो इंटरनल रोम है वो कितने का है, तो 4 KB का है, 4 KB का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एड्रेस रेंज फ्रॉम 0000H टू 0FFH तक इसका एड्रेस है। ठीक है, जो इंटरनल रोम है आपका, उसका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है, 0000H से 0FFH तक है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, द इंटरनल रोम कैन बी यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या फिर कोड, इट इज आल्सो कॉल्ड कोड, आपका कोड मेमोरी। ठीक है, जो इंटरनल रोम होता है वो यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को या फिर इंस्ट्रक्शन को, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, इंटरनल जो रोम होता है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी जो है आपका। ठीक है, इंटरनल जो रोम है उसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को या फिर प्रोग्राम जो कोड है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको कोड मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका रोम है, जो इंटरनल रोम है, उसको कोड मेमोरी भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्या काम करता है, तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो कोड है, उसको स्टोर करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, द स्टोर स्पेस कैन बी इंक्री इंक्रीज्ड यूजिंग एक्सटर्नल रोम। तो अगर हम लोग स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल रोम का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग इसके स्पेस को बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अलग से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके बाहर से। ठीक है, इसके बाहर से हम लोग एक्सटर्नल रोम का यूज़ करके इसके स्पेस को, स्टोरेज स्पेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल ईए। ये क्या है आपका, एक्सटर्नल एक्सेस है। ये क्या होता है, जब इसका पिन डायग्राम हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम देखा जाएगा तो वहाँ पे एक पिन होता है ये, ठीक है, जिस पे बार होता है। ये मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सेस, जो कि अगर हम लोग को डाटा लेना है कहीं दूसरे से, जो एक्सटर्नल हम लोग रोम का यूज़ कर रहे हैं उससे हम लोग को डेटा लेना है, तो इस पिन का हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो भी पिन डायग्राम जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे पिन डायग्राम का, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से ये जो पिन है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल द ये पे बार है, पिन मस्ट बी एक्टिवेटेड। अगर हम लोग को बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं किसी रूम को, ठीक है, एक्सटर्नल रूम को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो ये पिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्सटर्नल जो आपका एक्सेस है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर।
आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑन चिप रोम है उसका जो एड्रेस है तो 00H से 0FFS तक है, और जो आपका एक्सटर्नल रोम है उसका जो एड्रेस होगा वो 100H से FFFS तक होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको देखना है। तो यही आपका रोम ऑर्गेनाइजेशन है कि जो ऑन चिप रोम है, जो इंटरनल रोम है आपका, उसका जो एड्रेस है तो 00000H से कहाँ तक है, 0FFFH तक है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल की, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है, जो एक्सटर्नल आपका रोम है उसका जो एड्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 000H से FFS तक है। ठीक है, इसको हम लोग टोटल अगर मिला देते हैं तब इसका हो जाएगा टोटल। यहाँ पे अगर आपका ऑन चिप रोम और जो एक्सटर्नल रोम, जो इंटरनल रोम है जो एक्सटर्नल रोम है, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो इसका एड्रेस ये हो जाता है 00H से FFS तक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सिंपल एक्सटर्नल रोम की बात कर रहे हैं तो इसका एड्रेस यहाँ से यहाँ तक होगा, 100H से FFFS तक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम को। ठीक है, बहुत शानदार जानदार तरीके से सारी चीज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएँ, अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।